हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है मानसी ताम्रकार और आज डेट है 27 मई। दैट मीन्स आज हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और आज इसलिए ही हम बात करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। शुरुआत करते हैं उनके एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थे। साथ ही साथ में वे हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 1947 से लेकर 1964 तक सर्विस प्रोवाइड की। उन्हें कश्मीरी पंडित भी कहा जाता था क्योंकि उनके जो फादर थे वे एक सारस्वत कौल कम्युनिटी ऑफ ब्राह्मण से बिलोंग करते थे, जिन्हें कश्मीरी पंडित कहते थे। साथ ही साथ उन्हें चाचा नेहरू भी कहते थे क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्यार था। साथ में बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न अवार्ड भी प्रदान किया गया था। शुरू करते हैं उनके जीवन से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू एक प्रोमिनेंट नेशनल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने कई इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स में हिस्सा लिया और वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई बार प्रेसिडेंट भी रहे। वे एक बैरिस्टर भी थे, एक लॉयर भी थे और साथ ही साथ में वे एक सारस्वत कौल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिन्हें हम कश्मीरी पंडित कहते हैं। उनकी माताजी स्वरूप रानी नेहरू एक एफ्लुएंट, एक रिच ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि फैमिली कहाँ की थी? लाहौर की थी। वे मोतीलाल नेहरू की सेकंड वाइफ थी। मोतीलाल नेहरू जी के 3 बच्चे थे। जवाहरलाल नेहरू जी उनमें से सबसे बड़े थे और फिर उनसे छोटी 2 बहनें थीं। सबसे पहली बहन विजय लक्ष्मी, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी रही हैं यूएन जनरल असेंबली की, और सबसे छोटी बहन कृष्णा हती सिंह, जो कि एक फेमस राइटर और ऑथर थी, जिन्होंने अपने भाई की कई सारी बुक्स जो हैं लिखी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बड़े ही एफ्लुएंट एंड प्रिविलेज्ड एटमॉस्फेयर में बड़े हुए। वे एक प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करते थे, एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घर का नाम था आनंद भवन। उनके फादर जो थे वो स्कूल नहीं जाते थे छोटे में, उनके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर लगा था जो कि घर आके उन्हें पढ़ाता था, और उस ट्यूटर का नाम था फर्डिनेंड टी ब्रूक। उन ट्यूटर ने उनको जो सिखाया उससे उनका इंटरेस्ट जागा साइंस और थियोसॉफी में। फिर उन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ी जो कि बुद्धिज़्म पे थी, रिलीजियस बुक्स पढ़ी, हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े, और उनकी सोच फिर वैसी वैसी डेवलप होती गई। फिर उन्होंने क्या हुआ, आगे जाके जब वो 13 वर्ष के थे, वे थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े। हालांकि वे बहुत कम समय के लिए ही जुड़े थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। नेहरू जी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में गए, उसके बाद 1907 में, एंड 1910 में उन्होंने वहाँ से अपनी नेचुरल साइंस की डिग्री ली। 1910 में जब उन्होंने अपनी ये डिग्री कलेक्ट की, उसके बाद वे लंदन गए और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की लॉ से इनर टेम्पल में। 1912 में, अगस्त 1912 में नेहरू जी वापस आए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज अ बैरिस्टर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1916 में नेहरू जी की शादी हुई कमला नेहरू जी से, और फिर उन्हें 1917 में 1 साल बाद एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी, द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री।
1912 में ही जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का पटना सेशन को ज्वाइन किया और वहाँ उस टाइम पे ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स का लॉ चल रहा था। नेहरू जी ने उनकी उनकी जो मूवमेंट्स थी उनको उतनी पसंद नहीं आ रही थी, हालांकि फिर भी उन्होंने उस पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया था। इंडियन सिविल राइट्स मूवमेंट में उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी। उन्होंने वहाँ से इन्होंने इसके लिए फंड्स कलेक्ट किए थे। 1960 में नेहरू जी ने एनी बेसेंट की होम रूल लीग को ज्वाइन किया और उसके सेक्रेटरी बने। 1907 में जून में एनी बेसेंट जी को अरेस्ट कर लिया गया था और जिसके खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट और आंदोलन चले। फिर ब्रिटिशर्स को भी उन्हें रिहा करना पड़ा था। नेहरू जी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा और उनके करियर का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मोमेंट बोलना चाहिए, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट रही 1920 की। ही लेड द मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश में। उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया एज अ लीडर। नेहरू जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए 1921 में, हालांकि कुछ महीनों बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था। नेहरू जी ने एक लीडिंग रोल प्ले किया था इंडिया को इंटरनेशनल जो आउटलुक प्रोवाइड करने में। भी अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे, वहाँ इंडिया की सिचुएशन समझाते थे, उनका सपोर्ट इकट्ठा करते थे। तो उन्होंने कई सारे फॉरेन सपोर्ट्स भी लेके आए थे वो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। ही सॉट फॉरेन एलाइज फॉर इंडिया एंड वॉज लिंक्ड विद द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1927 में हिज एफर्ट पेज ऑफ, उनकी जो मेहनत है उसका फल मिला। कांग्रेस को इनवाइट किया गया था नेशनलिस्ट ब्रुसेल्स इन बेल्जियम में उन्हें इनवाइट किया गया था कांग्रेस को। मीटिंग वॉज कॉल्ड टू कोऑर्डिनेट एंड प्लान अ कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मतलब जब कोई कंट्री अपने फ़ायदे के लिए दूसरी कंट्री का एक्सप्लॉइटेशन करे तो उसे हम बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। तो इसके खिलाफ उन्होंने मतलब मीटिंग बुलाई कि अब हमें इस चीज़ से बाहर कैसे आना है, इन चीज़ों के लिए हमें कैसे क्या लड़ना है, कैसे हमारी स्ट्रगल की स्ट्रेटेजी होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। नेहरू रिप्रेजेंटेड इंडिया और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे नेहरू जी, एंड वॉज इलेक्टेड एज अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ लीग अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म। और उन्हें इलेक्ट किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ लीग का इम्पेरियलिज्म के खिलाफ। नेहरू जी जो थे, जो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उन्होंने कई सारे काम किए हैं। एक गुड रिलेशन, जो वेरियस कंट्रीज़ थी उनसे एक गुड रिलेशन बनाने में, उनका सपोर्ट इकट्ठा करने में सुभाष चंद्र जी के साथ भी इन्होंने मिलकर काम किया। हाउएवर उसके बाद क्या हुआ था, कुछ टाइम के बाद ये दोनों अलग हो गए थे। ये लोग ज़्यादा देर तक साथ में काम नहीं कर पाए थे। Nehru ji and most of the Congress leaders were initially ambivalent about Gandhi's plan to civil disobedience movement. नेहरू जी ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, गांधी जी का साथ दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, है ना। जो सॉल्ट टैक्स सत्याग्रह हुआ था उसमें गांधी जी का साथ दिया था उन्होंने। आफ्टर द प्रोटेस्ट गैदर स्ट्रीम दे रियलाइज द पावर ऑफ सॉल्ट एज अ सिंबल। फिर जब क्या हुआ था, जब ये सत्याग्रह ने एक बड़ा मोड़ ले लिया था तब वो उन्हें भी वैल्यू समझ में आई कि सॉल्ट टैक्स की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। 14 अप्रैल 1930 को नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया गया था जब वे ट्रेन में थे, और उन्हें सॉल्ट लॉ का हनन करने के लिए, लॉ ब्रेक करने के कई चार्ज से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट उन्हें दे दिया गया था। उन्होंने कई सारे काम किए हैं। नेहरू जी के कई इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें हम एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे, है ना। नेहरू जी ने इस बीच में कई सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया था और उन्होंने जो है आगे जाकर कांग्रेस के एम्स को डिफ़ाइन किया कि भाई कांग्रेस के एम्स क्या हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारी कंट्री के एम्स क्या रहेंगे, जो कि आगे जाके क्या बने, हमारे फंडामेंटल राइट रहने, है ना। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 19 में है ये। और इक्वलिटी ऑफ लॉ, राइट टू इक्वलिटी भी हमारा है, ये भी आर्टिकल नंबर
फंडामेंटल राइट्स का ही हिस्सा है। तो ये सारे इन्होंने पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव उन्होंने पहले ही बता दिए थे कि हमें कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या काम नहीं करना है। तो ये था आज के सेशन का, यहीं पर एंड है। ये कंप्लीट नेहरू जी के बारे में नहीं है, क्योंकि इसके कंटिन्यू करेंगे हम कल। हम आगे की बात जानेंगे, कैसे नेहरू जी ने जनरल इलेक्शन में जीते, वो प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनके जो काम रहे, उनके गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसके लिए वो बेहद बहुत जाना जाता है नेहरू जी के लिए। तो कल कंटिन्यू करते हैं। गुड नाइट।